नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने मेवाड़ वंश के कुछ राजाओं के बारे में पढ़ा था। हमने जो लास्ट राजा पढ़ा था वो था तेज सिंह। तेज सिंह के टाइम पे क्या हुआ था, एक चित्रित पुस्तक बनी थी जिसको बनाया किसने था, कमल चंद्र ने। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। इतनी बातें हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो हम राजा शुरू कर रहे हैं वो है रावल रतन सिंह। देखिए, रावल रतन सिंह हैं, वो रावल शाखा का क्या था, अंतिम शासक था। क्यों अंतिम शासक था ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके टाइम पे क्या हुआ था, शाखा हो गया था। उसके बाद लगभग सारी इसके कोई बेटा था नहीं, इस वजह से ये क्या था, अंतिम शासक कहलाता है। कौन सी शाखा का, रावल शाखा का। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। मेन 3 बातें हैं। देखिए, जो मतलब शुरुआत में देख लें इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। देखिए, पहली बात क्या है, पिता का नाम क्या है, समर सिंह है। समर सिंह है। देखिए, जब मैंने आपको बताया था ना, कानड़ पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कानड़ रास्ता मांगता है। ओ, अलाउद्दीन खिलजी 1298 के अंदर गुजरात अभियान पे जाता है, तब रास्ता किससे मांगता है, कानड़ से। तो कानड़ क्या कर देता है, इसको मना कर देता है कि मैं रास्ता नहीं दूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, किसके पास जाता है, उस टाइम राजा कौन था, चित्तौड़ का समर सिंह है। समर सिंह के पास जाके बोलते हैं कि यार हमारे को रास्ता दो, हमारे को गुजरात पे लड़ाई करने के लिए जाना है या फिर युद्ध करने के लिए जाना है। समर सिंह बोलता है मैं भी रास्ता नहीं दूंगा। तब अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि यार तुम राजस्थान के राजा तगड़े हो, न वो कानड़दे मेरे को रास्ता दे रहे हैं, ना तुम मेरे को रास्ता दे रहे हैं, कोई तो इलाज निकालो कहीं से, तो मैं मेरी सेना को लेके जाऊँ। तब समर सिंह बोलता है अच्छा तेरे को जाना है, बोले हाँ। क्या, तो एक काम कर, मेरे को टैक्स दे के जा। ठीक है, तो क्या मांगता है, अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लेता है ये। पहली बात तो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी जो बादशाह कहलाता था पूरे भारत का, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान में आकर समर सिंह को टैक्स दे के जा रहा है। ठीक है, अपनी सेना को ले जाने के लिए। पहली बात तो पिता के बारे में यही है। दूसरी बात अपन देखते हैं, दूसरी बात क्या आती है, इसके भाई। इसके भाई का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम है, कुंभकर्ण। देखिए, जो कुंभकर्ण है वो नेपाल चला गया था और नेपाल जाके वहाँ पे क्या करने लगा था, शासन। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले तक नेपाल के अंदर राजतंत्र था, वहाँ पे राजा ही बना करता था, और जो वहाँ के राजा थे उनका संबंध राजस्थान के इन्हीं गुहिल वंश से ही है। ठीक है, तो कौन सी शाखा चली गई थी, कुंभकर्ण कहाँ चला गया था, नेपाल चला गया था। ठीक है, एक भाई। उसके बाद में देखते हैं वो तीसरी बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आती है, वो क्या आती है कि यह रावल शाखा का क्या था, रावल शाखा का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। ठीक है, इतनी बातें, 3 बातें हुई क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, हुआ कुछ यूँ था, अलाउद्दीन खिलजी क्या था, पूरे भारत का एक हिसाब से बादशाह बने बैठा था। वो सोचता था कि मैं ही क्या हूँ, एक बादशाह हूँ। लेकिन जब भी उसके दिमाग में एक बात आती थी कि मैंने समर सिंह को क्या दिया था, टैक्स दिया था, तो उसको अंदर ही अंदर तिलमिला उठता था कि यार मैं कम से कम चित्तौड़ पे तो अपना कब्जा करूँगा ही करूँगा। पहली बात तो यहाँ से दिमाग में चल रही थी। दूसरी बात क्या थी, वो क्या करता था, जो चित्तौड़ है ना, चित्तौड़, उसका सामरिक महत्व था। सामरिक महत्व का मतलब ये है कि वो रास्ते पे आता था। जैसे दिल्ली यहाँ पे है ना, तो दिल्ली से जब भी वो बादशाह चलता था, उसको अगर गुजरात जाना है या फिर मालवा जाना है, तो उसको क्या है, यहीं से होकर ही गुजरना पड़ता था। अगर इधर जाना तो भी यहीं से, अगर इधर जाना तो भी यहीं से। तो क्या इसका सामरिक महत्व था, क्योंकि अगर लूट मार करके लाते तभी इनको टैक्स देना पड़ता था, जाते टाइम भी टैक्स, आते टाइम भी टैक्स। तो इसका क्या था, चित्तौड़ का एक तो क्या था, सामरिक महत्व था। ठीक है, दूसरी बात, जब भी मालवा या फिर गुजरात पे अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर लेता था, युद्ध कर लेता था, तो युद्ध करने के बाद क्या होता था, गुजरात बोलता था कि हम आपको टैक्स पहुंचा दिया करेंगे आपके घर पे, आप मत तय करना। मालवा बोलता था कि हम आपको टैक्स पहुंचा दिया करेंगे, आप यहाँ मत तय करना। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या है, जब ये पहुंच जाता वापस अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, तब ये क्या करते, टैक्स देना बंद कर देते थे। क्यों, इनको पता था इसको आने आने में 6-7 महीने लग जाएंगे और ये बार बार यहाँ पे आ नहीं सकता था। तब अलाउद्दीन खिलजी सोचता था कि यार कोई ऐसी जगह मिल जाए मेरे को इस इनके बीच के अंदर, ताकि मैं इन पे भी नियंत्रण कर सकूं और इन पे भी नियंत्रण कर सकूं। इसके बाद क्या था, अलाउद्दीन खिलजी को ये भी डर लग रहा था कि मंगोल लुटेरे उस टाइम पे आक्रमण काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। तो ये सोच रहा था कि अगर मान लो कोई और शक्ति आके मेरे पे आक्रमण कर देती है और मेरे से अगर दिल्ली की बादशाह चली जाती है, तब मेरे पास छिपने के लिए या फिर मेरे पास रहने के लिए एक ठिकाना तो होना चाहिए। तब भी वो क्या चाह रहा था, चित्तौड़ को चाह रहा था कि चित्तौड़ मेरे को मिल जाए, क्योंकि चित्तौड़ काफ़ी ऊंचा था और काफ़ी सेफ प्लेस भी था। तो कुल मिला के अपन बात करते हैं कि एक राजा जो कहाँ का था, दिल्ली का शासक था, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। वो करता है चित्तौड़ पे आक्रमण, चित्तौड़ पर
आक्रमण। अब इसकी वजह, पहली वजह क्या है कि टैक्स लिया था। दूसरी वजह क्या है, चित्तौड़ का सामरिक महत्व, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। तीसरी वजह क्या है कि साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि कोई भी राजा होगा वो यही चाहेगा ना कि मेरे आसपास जो भी राजा हैं वो नीचे ही रहें। लेकिन क्या हो रहा था, यहाँ पे समर सिंह से टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद इससे पहले अपन जेतर सिंह देख के गए थे, वो दिल्ली के बादशाहों को हरा रहे हैं, तो उनके दिमाग में चल रहा था ना कहीं कि मेवाड़ वालों को एक बार के लिए थोड़ा सा दबाना जरूरी है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कब, 1303 के अंदर। ठीक है, जब 1303 के अंदर ये आक्रमण करता है तो उस टाइम पे राजा कौन होता है, रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह है, जिनके कोई पुत्र नहीं होता है। और रावल रतन सिंह क्या करते हैं, केसरिया। और इनकी पत्नी का क्या नाम है, पद्मणी, जो क्या करती है, जौहर। क्या करती है, जौहर। और ये क्या संपूर्ण होता है, साका। ठीक है, अब ये कौन सा साका है, देखिए ये चित्तौड़ का तो पहला साका है, क्योंकि चित्तौड़ में आगे और भी साके पड़े। चित्तौड़ का पहला साका, वह राजस्थान का, बताइए कौन सा नंबर साका है ये, इससे पहले कब हुआ था, 1301 के अंदर। कहाँ पे हुआ था वो भी आप बताइएगा, रणथंभौर के अंदर। ठीक है, अब राजस्थान का क्या है, ये दूसरा साका। अब तक अपन 4 शाखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। चारों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हुए थे, कब कब हुए थे, किस किस के टाइम पीरियड में हुए थे, और क्या क्या उस टाइम पे बातें हुई थी। ठीक है, तो रावल रतन सिंह क्या करता है, केसरिया करता है। पद्मणी क्या करती है, जौहर करती है। चित्तौड़ का पहला शाखा संपूर्ण होता है 1303 के अंदर। यहाँ डेट लिख दिया मैंने, 1303 के अंदर, यहाँ भी लिख देता हूँ। 1303 के अंदर क्या होता है, पहला शाखा चित्तौड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा शाखा संपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे ही चित्तौड़ पे हमला करता है उस टाइम पे क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जितनी भी रानियाँ थी उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और जितना भी वहाँ पे सोना था उनको क्या करती है, अपने गले में डाल लेती है, अपने साथ ही जौहर कर लेती हैं। तो पूरा सोना खत्म हो चुका है और सारी रानियाँ भी खत्म हो चुकी है। और राजाओं, जितने भी ये अपने राजपूत थे, उनके साथ युद्ध करते हुए अलाउद्दीन खिलजी की खुद की सेना भी बहुत ज़्यादा मर चुकी थी, बहुत ज़्यादा कट चुके थे। तो इस वजह से क्या है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात हो जाती है। और गुस्सा कहाँ निकाले हम, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वहाँ की चित्तौड़ की जो मासूम जनता होती है ना, उनको काटता है। फिर लगभग बताते हैं 30,000 से ज़्यादा मासूम जनता को उसने क्या किया था, काट दिया था। मासूम जनता को क्या कर दिया था, काट दिया था। उनके गले काट के बोलते हैं कि दीवारें चुनवा दी थी उस बंदे ने, इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था वो। तो एक हिसाब से अपन देखें ना, तो इसने क्या किया था, चित्तौड़ को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। क्या कर दिया था, चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया था। बर्बाद करने के बाद क्या हुआ कि इसने अपने बेटे को बुलाया, जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम है, खिज्र खां। खिज्र खां को बोलता कि बेटा मैंने चित्तौड़ को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब चित्तौड़ को क्या करेगा, तू ही क्या करेगा, आबाद। इसलिए खिज्र खां, मैं तेरे को चित्तौड़ का दुर्ग देता हूँ और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखता हूँ, खिजराबाद। क्या नाम रखता हूँ, खिजराबाद। ठीक है, ये बात बोलते हैं। अब इस चीज़ की अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है, किसने ऐसा नाम लिख दिया था, तो इसकी जानकारी अपने को मिलती है, जानकारी मिलती है धाई बी पीर की दरगाह से। धाई बी पीर की दरगाह से, दरगाह से। साथ में अपने को इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी था अमीर खुसरो। क्या नाम था, अमीर खुसरो, जो कि इतिहास वगैरह लिखा करता था। इसकी पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह या फिर तारिख ए अलाई। आप बताइए तारिख ए फरिश्ता किसकी बुक है। ठीक है, खजाइन उल फतूह या फिर तारिख ए अलाई। इसके अंदर क्या करता है, इस युद्ध का क्या करता है, वर्णन करता है, युद्ध का वर्णन करता है। कौन सी पुस्तक के अंदर, अमीर खुसरो किन सी पुस्तक के अंदर, खजाइन उल फतूह या फिर तारीख अलाई के अंदर। इतनी बातें आपको आगे क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो खिज्र खां था, खिज्र खां था, उसने क्या किया, चित्तौड़ के अंदर गंभीरी नदी पर एक पुल बनाया था। गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना कि गंभीरी नदी पे पुल बनवाया था, हाँ ना या फिर सत्य असत्य के अंदर पूछा जा सकता है।
दूसरा देखते हैं इसने क्या किया, इनका कोई रिश्तेदार एक की डेथ हो गई थी खिजर खां की, तो वहाँ पे इन्होंने क्या बनाया था, एक मकबरा बनाया था। ठीक है, मकबरे पे क्या किया इसने, अपने पिता की तारीफें की थी। क्या तारीफें की थी इसने, उसको 3 उपाधियाँ दी थी। उसने बोला था इसको सिकंदर सानी। क्या बोला, सिकंदर सानी। सानी का मतलब होता है उस दूसरा। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट के अंदर विराट का कोई सानी नहीं है, मतलब विराट के जैसा कोई दूसरा नहीं है। या फिर बॉलीवुड के अंदर शाहरुख का कोई सानी नहीं है, मतलब शाहरुख जैसा कोई दूसरा नहीं है। वैसे ये क्या होता है, सिकंदर सानी मतलब सिकंदर दूसरा। क्या, सिकंदर दूसरा, ये उपाधि देता है पहली तो, मकबरे में लिखवाता है ये बकायदा। ठीक है, दूसरी क्या बोलते हैं इसको, ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया। और एक क्या बोलता है, संसार का रक्षक। क्या बोलता है, संसार का रक्षक। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंदर तारीफें की गई है। तो अब सभी सोच रहे थे कि यार तारीफें तो कौन ही कर रहा होगा, सभी तो किलों को इसने उजाड़ा था, हर जगह इसके नाम के जोहर हो रहे थे। तो आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर उसके बेटे खिजर खान ने एक मकबरा बनवाया था। मकबरे के अंदर क्या लिखाया था इसने, 3 उपाधियां दी है अपने पिता को, सिकंदर सानी, ईश्वर की छाया व संसार का रक्षक। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 1303 में साका हुआ, तो 1303 से लेके 1311 तक कौन शासन करता है यहाँ पे, खिजर खान। कौन करता है, खिजर खान। ठीक है, 1303 में साका होता है, 1303 में क्या करता है, खिजर खान को ये देता है और नाम क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। 1311 तक क्या करता है, खिजर खान इस पर क्या करता है, शासन करता है। अब 1311 के बाद क्या होता है, खिजर खान का यहाँ मन लगना बंद हो जाता है, तो वो अपने पापा को लेटर लिखता है कि पापा यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को वापस बुला लो, अब यहाँ पे मेरे से और काम नहीं होगा। तब क्या करता है, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है आपको पता हो तो, 1311 में जालोर का साका हो चुका था, जहाँ पे सोनग्राह चौहान हुआ करते थे, है ना, 1311 के अंदर। तो वहाँ से क्या है, एक बंदा था सोनग्राह चौहान था, मुच्छाला मालदेव। क्या नाम था, मुच्छाला मालदेव। सोनग्राह चौहान था, सोनग्राह चौहान, जिसका नाम क्या है, मुच्छाला मालदेव। ठीक है, इसको ही पकड़ के ले आते हैं यहाँ पे, जब 1311 का साका हो रहा है इस टाइम पे। तो खिजर खां इधर से लगा ही पड़ा था कि पापा मेरे को वापस दिल्ली बुला लो, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। इधर से सोनग्राह चौहान था, ये उनके पास आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको बोलता है सोनग्राह चौहान को कि भाई अगर मैं तेरे को चित्तौड़गढ़ का किला दे दूँ, हालांकि तू तो जालोर में बैठा था, अगर मैं तेरे को चित्तौड़गढ़ का किला दे दूँ तो क्या तू मुझसे गुजरात व मालवा का टैक्स कलेक्ट करके मेरे को दे सकता है, संभाल सकता है उसके दुर्ग को। तो मुच्छाला मालदेव कहता है कि हाँ महाराज मैं संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मैं एक मजदूरी किया करता था, अब आप मेरे को एक राजा बना रहे हो तो मैं तो काम करूँगा यहाँ पे, लिए क्यों नहीं करूँगा। तो क्या करता है, 1311 से लेकर के 1321 तक, 21 तक कौन राजा बन जाता है वहाँ पे, मुच्छाला मालदेव। ठीक है, आपने देख लिया। उसका 1321 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। 1321 में क्या हो जाती है, मृत्यु, किसकी, मालदेव की। मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या करता है, इसका भाई होता है, 1321 से लेके 1326 तक वो शासन करता है, जिसका नाम है बनवीर। क्या नाम है, बनवीर। 1326 तक कौन शासन करता है, अभी ये शासन करता है। हालांकि आगे की स्टोरी अपन बाद में देखेंगे। देखिए वो क्या रहा है, 1303 में हुआ साका, तो 1311 तक कौन शासन करेगा यहाँ पे, खिजर खां। कौन शासन करेगा, खिजर खान। ठीक है, फिर 1311 से लेकर के 1321 तक कौन शासन कर रहा है, मुच्छाला मालदेव। ठीक है, उसके बाद है 1321 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है मालदेव की, तो वो कौन शासन करता है, 1326 तक कौन शासन करता है, बीरबन, बनवीर, सॉरी, बनवीर, ये शासन करता है। अब 1326 में क्या होता है, जो आपको बताया था ना 2 शाखाएं मटकी थी, एक तो रावल हो गया थे, एक राणा हो गए थे, जो राणा लगाते थे, राहब के बेटे सिसोदा ठिकाने चले गए थे। उनमें एक राजा आता है जिसका नाम है हमीर। क्या नाम है, हमीर। ये हमीर देव चौहान नहीं, हमीर सिसोदिया है ये, या राणा हमीर है। हमीर सिसोदिया क्या करता है, सिसोदिया क्या करता है, वापस हमला करता है किस पे, चित्तौड़ पे, और बनवीर को हराकर वापस कब्जा कर लेता है।
वापस चित्तौड़ पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, समझ आ गई बात। 1326 के अंदर क्या आता है, जो राणाओं की दूसरी शाखा थी ना, जो सिसोदिया के अंदर काम कर रही थी, उनका एक राजा होता है हमीर सिसोदिया, वो क्या करता है, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और बनवीर को हराकर वापस चित्तौड़ पे अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी अपने रावल रतन सिंह के बारे में। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर यार आपने जो हमने मूवी के अंदर देखा था वो तो आपने कुछ बताया नहीं। तो देखिए जो मूवी वाली स्टोरी है वो स्टोरी लगभग ये जो घटना हो चुकी है ना उसके लगभग 250 सालों बाद में, 250 सालों बाद में भारत में शासन कौन कर रहा है, 1540 के अंदर शासन कौन कर रहा है, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ठीक है, 1500 वो 1303 में साका हो चुका है, लेकिन ये इसके लगभग 250 सालों बाद में शेर शाह सूरी शासन कर रहा है कहाँ पे, भारत में। इसका एक दरबारी था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अब ये मलिक मोहम्मद जायसी है, ये एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है पद्मावत। क्या है ये, ग्रंथ है या फिर पुस्तक है। ठीक है, अब इस सोचिए 250 सालों के बाद में ये स्टोरी लिखी जा रही है। उस टाइम पे न तो इंटरनेट हुआ करता था, न कोई और अदर फैसिलिटी थी जिससे कि हमारे को इतिहास की जानकारी मिल सके, लेकिन फिर भी ये बंदा क्या कर रहा है, मलिक मोहम्मद जैसे 250 सालों बाद में एक स्टोरी लिखता है पद्मावत। अब उस पद्मावत स्टोरी के अंदर वो क्या लिखता है ये अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यार आपने जो मेन बात थी वो तो आपने बताई नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो बताता है, मलिक मोहम्मद जैसे बताता है कि सिंहल द्वीप जिसे हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं, श्रीलंका, बोलते हैं कि सिंहल द्वीप है ना, वहाँ पे एक राजा थे जिसका नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था, गंधर्व सेन। ठीक है, इसकी पुत्री है कौन, पद्मनी। क्या बताया कि सिंहल द्वीप है श्रीलंका के अंदर, इस पत्नी के पास इसकी पुत्री के पास क्या है, एक तोता है, तोते का नाम क्या है, हीरामन। क्या नाम है तोते का नाम, हीरामन। ये हीरामन तोते से इसका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ये जो गंधर्वसेन होता है, गंधर्वसेन इसको मारने का हुक्म दे देता है। ये तोता उड़ के कहाँ चला जाता है, रावल रतन सिंह के पास, रावल रतन सिंह के पास। उसको आके बोलता है कि ये जो पद्मनी है बहुत सुंदर है, ऐसे है वैसे है, फलाना धमाका, खूब सारी इसकी तारीफ़ें करता है। जब इतनी तारीफ़ें कर देता है तो रावल रतन सिंह क्या करता है, वापस आ जाता है कहाँ पे, सिंहल द्वीप में आ जाता है, सिंहल द्वीप में आ जाता है। फिर आपने थोड़ी बहुत मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे आके क्या हो जाती है, इनकी शादी हो जाती है। शादी किन किन की हो जाती है, रतन सिंह व किनकी, और किसकी हो जाती है, पद्मनी की। ठीक है, इन दोनों की क्या हो गई, शादी होगी। शादी होने के बाद इनका एक दरबार के अंदर तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था, राघव चेतन। कौन है ये, तांत्रिक है। किसी बात पे इनकी लड़ाई हो जाती है पद्मनी की और राघव चेतन की, तो ये क्या करती है, राघव चेतन को देश निकाला दे देती है, देश निकाला दे देती है। अब देश निकाला देने के बाद ये कहाँ चला जाता है, सीधा अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके क्या बोलता है कि पद्मनी बहुत सुंदर है, आप एक काम करो, आक्रमण कर दो किस पे, चित्तौड़ पे, और आप इससे विवाह कर लेना। ये स्टोरी बताई गई इसके अंदर। और उसके बाद क्या है, अलाउद्दीन खिलजी वापस आक्रमण करता है, धोखे से जीत के जाता है, जो भी बातें होती है। तो ये स्टोरी है एक प्रकार से। ठीक है, ये एक कवि था जिसने एक कविता लिखी थी। ठीक है, तो कविता के अंदर तो वो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो मेन स्टोरी थी वो यही थी कि एक राजा क्यों आक्रमण करेगा, क्योंकि उसकी साम्राज्यवाद की नीति थी। उसके पिता समर सिंह ने क्या किया था, उनसे टैक्स ले लिया था। उसके बाद वो क्या कर रहा था, सामरिक महत्व था चित्तौड़ का। ठीक है, वो सभी वजह तो अपन मान सकते हैं, लेकिन एक लड़की के पीछे एक राजा अपनी पूरी सेना को कटवाने के लिए राजपूतों के पास ले गया था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। ये पद्मावत जो ग्रंथ लिखा गया है वो किसने लिखा है, 1540 के अंदर लिखा था। किसके टाइम में, शेर शाह सूरी के टाइम में। लिखा किसने है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, तो अपन देखते हैं आज के बारे में, आज सिर्फ इतना ही देखते हैं, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वहाँ से अपन किसके शुरुआत करेंगे, राणा शाखा के बारे में। ठीक है, क्योंकि राणा शाखा आ चुके हैं ना यहाँ से। रावल शाखा तो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी क्योंकि रावल रतन सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से रावल शाखा तो खत्म होगी। और यहाँ से कौन सी स्टार्ट होगी, हमीर सिंह सिसोदिया, जो कि राणा कहलाते थे। अब कल से अपन पढ़ेंगे राणाओं के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।